हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेंचर बेस्ड मटेरियल्स का सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है व्हाट आर द डेंचर बेस्ड रेजिन्स एंड डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, राइट यूजेस एंड डिफरेंस ऑफ हीट एंड सेल्फ। दोस्तों, सेल्फ को हम केमिकल क्योर भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमको डिफरेंस बताना है हीट क्योर और सेल्फ क्योर रेजिन का। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ लोगे तो जो रेजिन्स होते हैं और डेंचर बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, इसका टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्रिलिक रेजिन्स होते क्या हैं? ये डेरिवेटिव्स होते हैं इथाइलिन के। इथाइलिन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, एंड कंटेन अ विनाइल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अगर दोस्तों आपको याद हो केमिस्ट्री में, विनाइल ग्रुप क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके साथ में कोई सा भी दूसरा ग्रुप अटैच हो सकता है, क्योंकि जब इथाइलिन से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो क्या बन जाता है? विनाइल ग्रुप। ठीक है, और ये एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्रिलिक रेजिन्स डेरिवेटिव होते हैं विनाइल ग्रुप के, लेकिन जो बेस है जिससे विनाइल ग्रुप भी जिससे बना वो कौन है? इथाइलिन। इसलिए पहले हमें इथाइलिन का जिक्र भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, एक्रिलिक रेजिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन एंड कंटेन अ विनाइल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे आपको समझ में आएगा। इन डेंटिस्ट्री दे आर एस्टर्स ऑफ एक्रिलिक एसिड। दोस्तों, एक्रिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH। अब ये कह रहा है एस्टर, तो एस्टर के लिए क्या होता है? इस H को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा दो? R, यानी कोई सा भी यहाँ पे ग्रुप लग सकता है तो वो बन जाता है एस्टर। तो एस्टर्स ऑफ एक्रिलिक एसिड होते हैं और मिथे एक्रिलिक एसिड। अब दूसरी मैं बताता हूँ आपको इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले देखो, एक्रिलिक एसिड का मैंने आपको सिंपल फार्मूला क्या बताया? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अब मान लो ये वाला H हटके यहाँ पे आ जाए CH3, तो ये क्या बन जाएगा? मिथे एक्रिलिक एसिड। अगर इसकी जगह हटके CH3 की जगह क्या आ गया? C2H5, तो ये क्या बन जाएगा? इथे एक्रिलिक एसिड। अब मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे CH3 आ जाए और यहाँ पे भी CH3 रहे, तो ये क्या कहलाएगा? मिथाइल मिथे एक्रिलिक एसिड। तो दोस्तों, आप समझ गए हो कैसे इसका नोमेनक्लेचर हो रहा है। दोस्तों, इसको समझने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी सेकेंड ईयर के लेवल पे कोई MCQ तो है नहीं, लेकिन आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ। अब 95% ऑफ डेंचर्स टुडे यूज एक्रिलिक रेजिन, इसी से बनते हैं। अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो सबसे पहले मोनोमर की देखते हैं, उसके बाद पॉलीमर की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिथाइल मिथे एक्रिलेट मोनोमर। अब दोस्तों, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको इमेजिन हो पा रहा होगा, है ना? तो मोनोमर की क्या होती है प्रॉपर्टीज़? दोस्तों, मोनोमर सबसे पहले लिक्विड में होता है। ठीक है, अब देखो कैसा होता है ये? क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड वॉलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हैज़ अ स्वीटिश ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 48 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, ये डैश है, माइनस नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी 0.945 ग्राम पर ml एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, एटलीस्ट सेकेंड ईयर तक तो याद ही रखना अपने एग्जाम तक। ठीक है, इसके बाद हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है? 12.9 किलो कैलोरी पर मोल। और वॉल्यूम श्रिंकेज ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन होता है लगभग 21%। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें पॉलीमर की, यानी कि जब मिथाइल मिथे एक्रेलेट जो मोनोमर है वो बहुत सारे मिल गए, यानी कि पॉली हो गए, तो उसे हमने क्या बोल दिया? पॉलीमर। और वो कैसा होता है? एक पाउडर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? कंप्लीटली पॉलीमराइज्ड एक्रेलिक कैसा होता है? टेस्टलेस एंड ओडरलेस। पोरस डेंचर्स कैन एब्जॉर्ब फूड एंड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होगा? बैड टेस्ट एंड स्मेल। एस्थेटिक देखें इसका तो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ईजिली पिगमेंटेड टू मैच ओरल टिश्यू। ओरल टिश्यू के जो कलर होता है ये ईजिली वैसा पिगमेंटेड हो जाता है अगर करना चाहे तो इसको फैब्रिकेशन के टाइम पे। डेंसिटी कितनी होती है? 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लो स्ट्रेंथ होती है बट सफिशिएंट फॉर डेंचर्स, इतनी तो होती है कि डेंचर्स के लिए सफिशिएंट हो जाए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 मेगापास्कल। टेंसाइल स्ट्रेंथ 52 मेगापास्कल। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, दोस्तों इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है? रेजिस्टेंट टू सडन ब्रेकेज, एकदम से ब्रेकेज होने में ये रेजिस्टेंस दिखाता है, जो कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है। प्लास्टिसाइजर्स अगर मिक्स कर दें तो वो इंक्रीज कर सकता है इम्पैक्ट के स्ट्रेंथ को। लो हार्डनेस, इजिली स्क्रैच्ड हो जाता है। इसके बाद अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दोस्तों देखो, जो एक्रेलिक रेजिन होते हैं वो 2 या 3 तरह के होते हैं, हीट क्योर,
सेल्फ क्योर और एक और होता है लाइट क्योर। यहाँ पे दो को कंपेयर किया गया है। हीट क्योर ज़्यादा हार्डनेस होती है और सेल्फ क्योर की थोड़ी सी कम होती है। तो हीट क्योर की है 80 × 20 KHN और सेल्फ क्योर की 60 × 18 KHN। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2400 मेगापास्कल यानी गुड स्टिफनेस होती है। गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है। कैसे? श्रिंकेज इज बैलेंस्ड बाय वाटर एब्जॉर्प्शन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हीट होगी या फिर एकदम से कूल होगी तो उसका श्रिंकेज होगा, है ना। तो इसका भी श्रिंकेज होता होगा। तो इसको ये कैसे कंपेंसेट करता है? जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स पानी में ही गर्म करेंगे, तो ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कंपेंसेट कर लेता है अपने श्रिंकेज को। इसके बाद श्रिंकेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, क्योंकि जब प्रोसेस चल रहा होता है उसी टाइम पे श्रिंकेज होता है। थर्मल श्रिंकेज हो जाता है ऑन कूलिंग। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज भी हो जाता है। अब दोस्तों ये क्या है? जैसे मान लो, देखो पहले हमने हीट किया, ठीक है, उसके अंदर बन गया पूरा का पूरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गया। अब हमने मान लो जब पॉलीमराइजेशन पूरा हो गया, एकदम से हमने अपने फ्लास्क को निकाला और डेंचर को बाहर निकाल लिया, तो एकदम से क्या होगा? अभी जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, क्योरिंग टेम्परेचर पे था। अब वो एकदम से इतना ठंडा हो गया, है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ गया। तो इससे क्या होगा? वो श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब क्योरिंग हो भी जाए तो भी उसको 1 से 1.5 घंटे तक पानी में रहने दो, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। और उसी हिसाब से फिर जो अंदर जो डेंचर बना होगा हमारा हीट की ओर से, वो भी धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उसमें जो श्रिंकेज होगा वो नहीं होगा। इसलिए लिखा हुआ है थर्मल श्रिंकेज हो जाता है ऑन कूलिंग। इसको बचाते कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाने के बाद भी, क्योरिंग पूरी हो जाने के बाद भी उसको पानी में रहने दो 1 से 1.5 घंटे तक। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज उसमें होता है, तो वो कैसे कंपेंसेट हो जाता है? बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। ये हुआ। अब मोनोमर की डेंसिटी चेंज हो जाती है फ्रॉम 0.94 से 1.19 ग्राम पर ml, जिसकी वजह से श्रिंकेज होता है। लेकिन श्रिंकेज यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए डेंचर फिट नॉट अफेक्टेड। दोस्तों जैसे हमने पहले गोल्ड रेस्टोरेशन पढ़ा था, है ना, सिरामिक रेस्टोरेशन पढ़े थे, उन सब में हमने एक चीज़ कॉमन पढ़ी थी कि जितना भी हमको साइज़ का चाहिए हमें उससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना। क्यों? क्योंकि जब हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे तब उसका श्रिंकेज होगा और श्रिंकेज होके वो उतना बन जाएगा जितना हमें ज़रूरत है। लेकिन यही एक ऐसा है जहाँ पे हमको बड़ा नहीं बनाना होता, एग्जैक्ट उतना ही बनाना होता है जितना पेशेंट के माउथ का रिज होता है, वेस्टिबुलर डेप्थ होती है ना। क्यों? क्योंकि ये अपने जो श्रिंकेज होता है ये कंपेंसेट कर लेता है वाटर एब्जॉर्प्शन से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, श्रिंकेज यूनिफॉर्म होता है इसलिए डेंचर फिट नॉट अफेक्टेड। वॉल्यूम श्रिंकेज इसमें कितना हो सकता है? 8%। लीनियर श्रिंकेज 0.53%, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बहुत तो होगा ही। वाटर सॉर्प्शन, वही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो 0.6 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना ये एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्सपेंशन कंपेंसेट कर देता है श्रिंकेज, यानी कि ये रिवर्सिबल होता है, क्योंकि मान लो हीट से श्रिंकेज हुआ, वाटर सॉर्प्शन करके फिर से एक्सपेंड हो गया, तो ये कंपेंसेट हो गया, यानी कि रिवर्सिबल हो गया। इनसॉल्युबल होता है वाटर में और ओरल फ्लूइड्स में, क्योंकि जब पेशेंट डेंचर पहनेगा तो इनसॉल्युबल होना चाहिए वाटर में या फिर ओरल फ्लूइड्स में। सॉल्युबल होता है लेकिन कीटोन्स, एस्टर्स, एरोमेटिक एंड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एल्कोहल क्या कर सकता है? मे कॉज क्रेजिंग, यानी कि हल्के हल्के उसमें क्रैक्स आ सकते हैं एल्कोहल से। थर्मल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो ये सॉफ्ट हो सकता है एट 125 डिग्री सेल्सियस पे, डीपॉलीमराइज हो सकता है बिटवीन 125 से 200 डिग्री सेल्सियस पे। पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट होगा, पेशेंट मान लो कुछ गर्म खा रहा है तो उसको ओरल म्यूकोजा में लगेगा, है ना। इसलिए पुअर कंडक्टर होना चाहिए हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का भी ये होता है। नो टेम्परेचर सेंसेशन। हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है 81 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइक्रो पर डिग्री सेल्सियस, है ना। फिलर्स रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपेंशन को। हीट क्योर्ड एक्रेलिक शोज गुड कलर स्टेबिलिटी। बायोकॉम्पेटिबल होता है, यानी कि पेशेंट के जो माउथ होता है उसमें ये कॉम्पेटिबल होता है, इतना एलर्जी कॉज नहीं करता। एलर्जीज आर रेयर, कैन बी टेस्टेड बाय पैच टेस्ट। अब दोस्तों पैच टेस्ट क्या होता है? ये कॉमन टेस्ट है स्किन के लिए, है ना। तो अब हम माउथ की बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम,
पेशेंट को बोलते हैं कि 1 से 2 दिन इसको लगाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या माउथ में कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, कहीं पे रेडनेस आ रहा है। अगर हो तो मुझे आके यानी कि डेंटिस्ट को आके दिखा देना। तो इसे कहते हैं पैच टेस्ट, ठीक है। अब रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट डिक्रीजेज विद टाइम एंड टेम्परेचर। जो रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट बचा, जैसे हमने मान लो पॉलीमर मोनोमर को मिक्स कर दिया है ना, अब जितना पॉलीमर था उतना ही मोनोमर यूज़ होगा। जो मोनोमर बच गया वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ और टेम्परेचर से। अगर मान लो इनिशियली जो मोनोमर कंटेंट है वो कितना है 26.2%, तो जब हम उसको हीट कर रहे होंगे, क्योर कर रहे होंगे, तो आफ्टर 1 आवर एट 7 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 6.6%, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 0.29%। तो देखा आपने लगभग ये ना के बराबर हो गया मोनोमर कंटेंट। पुअर एडहेजन टू मेटल और पोर्सिलेन नीड्स मैकेनिकल रिटेंशन। अब दोस्तों मान लो जो डेंचर होता है इसमें जो ये टीथ लगे होते हैं आर्टिफिशियल, ये भी किसके होते हैं, एक्रेलिक रेजिन के। हम अगर इसमें चाहें कि भाई हम कोई मेटल का इसमें टीथ लगा दें या फिर कोई पोर्सिलेन का लगा दें कि भाई हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी दांतों की, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पुअर एडहेजन ये दिखाता है, ठीक है। गुड केमिकल एडहेजन दिखा सकता है ये प्लास्टिक डेंचर टीथ के साथ, इसलिए उन्हीं को लगाया जाता है क्योंकि उसके साथ इसका गुड केमिकल एडहेजन है। इसकी अगर सेल्फ लाइफ देखी जाए तो बेस्ट होता है पाउडर और लिक्विड फॉर्म में। जेल फॉर्म भी होती है, जेल फॉर्म में भी आता है, लेकिन उसकी शॉर्टर सेल्फ लाइफ होती है बिकॉज दैट नीड्स रेफ्रिजरेशन। अब दोस्तों देखो यूजेस ऑफ हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन। पहले हम यूजेस देखेंगे हीट क्योर के, उसके बाद सेल्फ क्योर के। तो हीट क्योर के क्या है, फैब्रिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल डेंचर, आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं, टेम्पररी क्राउन एंड ब्रिजेस बना सकते हैं, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस और स्प्लिंट्स और स्टेंट्स। दोस्तों स्टेंट्स क्या होते हैं, ये देखो डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, यही स्टेंट्स होते हैं। अब अगर हम देखें सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन की, तो फॉर डेंचर रिपेयर, दोस्तों ये स्पेलिंग थोड़ा सा मैं ठीक कर दूंगा इसको, है ना, फॉर डेंचर रिपेयर के लिए, रीलाइनिंग के लिए और रीबेसिंग के लिए। यानी कि रीलाइनिंग रीबेसिंग कब करते हैं, मान लो पेशेंट अपने डेंचर को यूज़ कर रहा था, कुछ टाइम के बाद वो कहीं से ढीला हो गया, उसकी रिज थोड़ी कम हो गई है ना, बोन रिजॉर्प्शन की वजह से, तो उसमें रीलाइनिंग कर सकते हैं, रीबेसिंग कर सकते हैं, या फिर ठीक से फिट नहीं आ रहा तब भी हम कर सकते हैं। एज अ टेम्पररी डेंचर बेस के लिए, है ना, हम बनाते थे ना सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन से टेम्पररी बेस, टेम्पररी डेंचर बेस, ठीक है। टेम्पररी क्राउन एंड ब्रिजेस बना सकते हैं इससे हम, फॉर रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में देखो फॉर डेंचर रिपेयर के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट डेंचर पहन रहा है ना, कभी उसका गलती से गिर गया डेंचर और टूट गया, बीच में से 2 पार्ट हो गए। अब जब वो डेंटिस्ट के पास जाएगा उसको ठीक करवाने के लिए, तो वो उसको जोड़ेगा, तो वो हीट क्योर से नहीं जोड़ेगा, हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन से नहीं जोड़ेगा, वो उसको किससे जोड़ेगा, सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन से। आपको खैर करवाएंगे इसका प्रैक्टिकल भी, है ना, आपसे तोड़वाएंगे अपने डेंचर को, उसके बाद उसको फिर जुड़वाएंगे, तब आपको ये अच्छे से मालूम पड़ेगा। अब देखो डिफरेंस बिटवीन हीट क्योर एंड सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन। तो जो दोस्तों पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन के। तो जो सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। दोस्तों जो मैंने कंपोजिशन बताया था आपको हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन का, मोस्टली अगर आपके एग्जाम में सेल्फ क्योर डेंचर बेस रेजिन का कंपोजिशन आता है तो भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, जो हीट क्योर वाला होता है, दोनों में जो इनिशिएटर जो होता है ना, वो यही होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस यही है जो उनके नाम से मालूम पड़ रहा है। हीट क्योर है यानी कि हीट स्टार्ट कर रहा होगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को, और अगर सेल्फ क्योर है यानी कि केमिकल क्योर है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी। तो दोनों के डिफरेंस का बेसिस क्या है कि उनकी रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रही है, ठीक है। तो हीट क्योर में जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है वो हीट की वजह से उसका बॉन्ड टूटता है OO का और रेडिकल बनता है, जबकि सेल्फ क्योर में एमाइन रिएक्ट करता है और रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन ही है, उसकी वजह से क्या बनता है, रेडिकल। दोस्तों मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा सकता हूँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हीट क्योर में हीट की वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है और सेल्फ क्योर में केमिकल रिएक्शन यानी कि रिडक्शन की वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन
स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये वाइवा पूछ लेते हैं कि हीट क्योर या फिर सेल्फ क्योर में इनिशिएटर कौन होता है, तो आपको क्या बोलना है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, यह हो गया। अब डिफरेंस देखो आप। तो गेट्स एक्टिवेटेड केमिकली, जो सेल्फ क्योर होगा वो कैसे एक्टिवेट होगा, केमिकली, इसको हीट नॉट रिक्वायर्ड। ग्रेटर पोरोसिटीज होती हैं लेकिन केमिकल एक्टिवेटेड रेजिन में, लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाइयर रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट देन हीट एक्टिवेटेड रेजिन, क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज़ में हीट एक्टिवेटेड कि जो रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट था वो भी हीट और टेम्परेचर के साथ कम हो गया था। लेकिन जो ये वाला होता है सेल्फ क्योर वाला, इसमें जो रेजिडुअल मोनोमर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर डिस्टॉर्शन आ सकता है, पुअर कलर स्टेबिलिटी होती है और लेसर इन स्ट्रेंथ देन हीट एक्टिवेटेड रेजिन। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा हीट क्योर और सेल्फ क्योर एक्रेलिक रेजिन। अब अगली वीडियो में दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्राइब फैब्रिकेशन टेक्निक्स ऑफ हीट क्योर एक्रेलिक डेंचर रेजिन। तो दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।